हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना दोनों को समान रूप से दंडनीय अपराध माना गया है। इस वर्ग के अपराधों में कुछ का परिणाम गंभीर होता है, जबकि कुछ का अपेक्षाकृत कम बुरा प्रभाव होता है। क्या होता है? कम बुरा प्रभाव होता है। इस अध्याय में मिथ्या साक्ष्य संबंधी अपराधों को इसी दृष्टिकोण से विभिन्न धाराओं में उपबंधित किया गया है। क्या किया गया है? विभिन्न धाराओं में उपबंधित किया गया है, जो कि हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 जो कि आईपीसी की धारा 191 के समरूप है। मिथ्या साक्ष्य देना क्या है? मिथ्या साक्ष्य देना। इसमें स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है कि इस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को झूठी साक्ष्य देने के लिए अपराध के लिए उसी दशा में दंडित किया जा सकेगा जब वह व्यक्ति इसके लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। मतलब क्या कह रही है धारा कि इस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को झूठी साक्ष्य देने के अपराध के लिए उसी दशा में दंडित किया जा सकेगा जब वह व्यक्ति इसके लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। दूसरे शब्दों में, न्यायालय प्रत्येक लिखित या मौखिक झूठी साक्ष्य के लिए व्यक्ति को दंडित करता है, अपितु केवल ऐसी मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड कर सकते हैं जो दंड संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 में वर्णित परिभाषा में दी गई अनिवार्यता को पूरी करती हो। इस धारा के अनुसार मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध कारित करने के लिए निम्न तथ्यों का होना आवश्यक है। मिथ्या साक्ष्य देने की जो बात है, जो यह अपराध बन रहा है मिथ्या साक्ष्य देने का, इसके लिए कौन कौन से तथ्य आवश्यक हैं वो हम आपको बताएंगे। नंबर 1, कोई व्यक्ति विधिक रूप से शपथ या विधि के किसी स्पष्ट व्यवस्था के अधीन सत्य कथन करने के लिए विदिता आबद्ध हो। क्या हो? सत्य कथन करने के लिए विदिता आबद्ध होना चाहिए, या किसी विषय में विधिक रूप से उद्घोषणा करने के लिए बाध्य होना चाहिए। यहाँ घोषणा से आशय किसी ऐसी औपचारिक कथन से है जो विधिक रूप से लिखित में दिया जाना आवश्यक हो। नंबर 2, ऐसा कथन या बयान मिथ्या हो यानी झूठा हो। नंबर 3, व्यक्ति को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि जो कथन वह कर रहा है वह यह जानता है, यह विश्वास करता है कि कथन मिथ्या है, झूठा है, या उसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता है। उसको पता है, यह जानते हुए भी झूठा कथन करता है, तो इसके अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। सबसे पहला हम पढ़ेंगे विदिता। शपथ पर या विधि के किसी व्यक्ति उपबंध के अधीन कथन करने के लिए बाध्य होना। क्या कह रही है धारा कि शपथ पर या विधि के किसी व्यक्ति उपबंध के अधीन कथन करने के लिए बाध्य होना। इस धारा के उपबंध लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि शपथ या कथन किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जाना वांछित हो, मतलब लिया जाना हो। यदि शपथ योग्य प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत नहीं है, अर्थात यदि किसी न्यायालय को शपथ दिलाने की प्राधिकर्ता न हो, तो ऐसी शपथ पर किए गए बयान का साक्ष्य के रूप में कोई महत्व नहीं होगा, भले ही वह बयान मिथ्या हो। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कथन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष होना चाहिए, मतलब पीठासीन अधिकारी यानी न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए। न्यायालय के अलावा कहीं और कथन होते हैं, भले ही फिर वह मिथ्या कथन करे तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर सक्षम प्राधिकृत के सामने मिथ्या कथन कर रहा है तो उसको दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि न्यायालय अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य कर रहा हो तो ऐसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा शपथ पर किए गए कथन का कोई विधिक महत्व नहीं होगा, क्योंकि वह समस्त कार्रवाई की अवधि मान होगी। उदाहरण, चितराम बनाम सम्राट के बाद में मृतक तार विभाग का एक कर्मचारी था जिसे विभाग द्वारा एक रकम दे थी। किसी पीतम नामक व्यक्ति ने स्वयं को मृतक का एकमात्र वारिस बताते हुए तार विभाग से उक्त रकम की मांग की। उसका आवेदन पत्र सत्यापन तथा आदेश के लिए जिला न्यायाधीश को भेजा गया। न्यायालय ने पीतम की मृतक के साथ रिश्तेदारी तथा उक्त राशि पर दावेदार निर्णीत करने हेतु पीतम सहित कुछ अन्य साक्षियों का शपथ पर परीक्षण किया तथा इसके परिणाम स्वरूप पीतम को मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 191 के अंतर्गत दोषी पाया गया।
परंतु अपील में अब निर्धारित किया गया कि जिला न्यायाधीश द्वारा की गई जांच न्यायिक कार्रवाई न होने के कारण न्यायाधीश को साक्ष्यों का शपथ पर परीक्षण करने की अधिकारता नहीं थी। अतः अभियुक्त दंड संहिता की धारा 191 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी नहीं माना गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 और बीएनएस की धारा 227 लागू की जाने के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायालय भारतीय न्यायालय होना चाहिए, अन्यथा ऐसा कोई भी अपराध कारित हुआ नहीं माना जाएगा जिसके लिए अभियुक्त को भारत में दोषी सिद्ध किया जा सके। जब कभी कोई व्यक्ति न्यायालय में साक्ष्य देते समय स्वयं को शपथ पर सत्य कथन करने के लिए आबाद्ध करता है, तब वह सत्य कथन करने के लिए बाध्य होगा और उसका यह तर्क अग्राह्य होगा कि उससे शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए थी, यह शपथ अनुचित रूप से दिलाई गई थी, या उसका शपथ पर परीक्षण उचित या वैध नहीं था। दूसरे शब्दों में शपथ अनुचित रूप से ग्रहण कराई जाने पर भी व्यक्ति को झूठी साक्ष्य देने के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा तथा वह इस आधार पर स्वयं को नहीं बचा सकेगा कि शपथ अनुचित रूप से दिलाई गई थी। यदि व्यक्ति विधि के किसी स्पष्टता अभिव्यक्त उपबंध के अधीन सत्य कथन करने के लिए आबद्ध न हो तो उसे मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए आरोपित नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने आवश्यक न होने पर भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया हो तो इससे यह नहीं माना जा सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो सत्य कथन करने के लिए विधिवत आबद्ध है। इस धारा के उपबंध लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि कथन झूठा या मिथ्या हो। कथन मिथ्या होने के संबंध में सबूत प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी। जहां अभियुक्त ने दो परस्पर विरोधी अभिकथन किए हों जिनमें से दोनों ही सत्य होना संभव न हो, तो ऐसे कथनों के लिए उसे मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध में दंडित किया जा सकेगा। उदाहरण, जहां मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य में एक व्यक्ति ने शपथ पर यह बयान दिया हो कि उसने बी को सी को पीटते हुए देखा था, परंतु जिला सत्र न्यायालय के समक्ष यह कथन किया हो कि उसने पीटे जाने की घटना नहीं देखी है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जा सकेगा, क्योंकि उक्त दोनों कथनों में से एक निसंदेह ही असत्य है। परंतु भारत में ऐसे परस्पर विरोधी कथनों में से एक असत्य पाए जाने पर अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माना गया। अतः जहां किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कोई कथन किया हो तथा जांच या विचारण के दौरान उससे ठीक विपरीत कथन किया हो, तो उसे जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आरोपित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह सिद्ध करना कठिन है कि इनमें से कौन सा कथन झूठा था। उच्चतम न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर रामचरण बनाम राज के मामले में विचार करते हुए अब निर्धारित किया कि ऐसे मामले में अत्यधिक सावधानी बरती जाना परम आवश्यक है। इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मिथ्या कथन करने के बाद मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप के भय से व्यक्ति द्वारा उसी झूठे कथन की पुनरावृत्ति किए जाने की बजाय उसे बाद में मिथ्या कथन के लिए दंडित न किया जाना ही उचित होगा, क्योंकि इससे कथन की वास्तविक सत्यता तो सामने आ सकेगी। इस धारा के अंतर्गत मिथ्या कथन के अतिरिक्त मिथ्या घोषणा को भी दंडनीय माना गया है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द घोषणा से तात्पर्य लिखित रूप से किए गए ऐसे औपचारिक कथन से है जिसे विधि के अंतर्गत लिखित में दिया जाना ही आवश्यक है। मिथ्या कथन के अलावा मिथ्या घोषणा को भी दंडनीय माना गया है। जब विधि के अनुसार में घोषणा की जाती है तो वह मिथ्या होने पर विधि के अंतर्गत दंडनीय होगी। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा इसका उदाहरण है। कोई कथन या साक्ष्य निम्नलिखित 3 दशाओं में मिथ्या माना गया है। पहला, व्यक्ति को यह जानकारी हो कि वह कथन या घोषणा कर रहा है वह असत्य या मिथ्या है। नंबर दूसरा, उसे कथन मिथ्या होने का विश्वास हो। नंबर तीसरा, कथन ऐसा हो जिसके सत्य होने का व्यक्ति को विश्वास ना हो। इन तीनों के उदाहरण प्रस्तुत धारा के दृष्टांतों में समाविष्ट किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विचारण में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी पाया गया हो, परंतु बाद में किसी औपचारिकता के अभाव में वह विचारण अवैध पाए जाने के कारण प्रारंभतः पुनः विचारण आदेशित किया गया हो, तो भी विचारण की अवैधता अभियुक्त को मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध से दोष मुक्त नहीं कर सकेगी। उल्लेखनीय है कि इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। अतः यदि ए बी की हत्या कर देता है और विचारण में उसके द्वारा हत्या की जाने से इंकार कर दिया जाता है,
तो इस धारा के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार अभियुक्त को न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने के लिए या गलत उत्तर देने के लिए इस धारा के अंतर्गत आरोपित नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम से साक्ष्य देता है या बात पत्र का मिथ्या सत्यापन करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप के लिए अभियुक्त किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने किसी न्यायालयीन कार्रवाई में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया हो तो उसे इस धारा के अंतर्गत अर्थात मिथ्या साक्ष्य देने अथवा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने दोनों के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्रवाई में किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए या किन्हीं सत्य तथ्यों को छिपाए रखने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। इस धारा के अधीन मिथ्या साक्ष्य के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह साक्ष्य उस मामले में सारता संबंधित हो जिसमें कि वह मिथ्या साक्ष्य दी गई है, अर्थात मिथ्या साक्ष्य उस मामले को जिसमें कि वह दी गई है भले ही प्रभावित ना करती हो, लेकिन इस धारा के अंतर्गत उसे अपराध माना जाएगा। हेनरी एडवोकेट आर करुप्पन के विरुद्ध स्वयं कार्रवाई में अपीलार्थी ने स्वयं को मद्रास के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर A.S. आनंद के विरुद्ध अधिकार परीक्षा की याचिका जारी की जाए, क्योंकि दिनांक 31/10/99 को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण कर ली जाने के कारण उन्हें पद पर बने रहने का कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया था। इस संबंध में जब 1991 में मुख्य न्यायाधीश की जन्म तिथि के बारे में विवाद उठा था तो मामला राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था। राष्ट्रपति के सचिवालय के दिनांक 16/5/91 के आदेश अनुसार मुख्य न्यायाधीश की आयु सही दर्ज पाई जाने के कारण प्रकरण का पटाक्षेप हो चुका था। अतः याचिकाकर्ता को शपथ पत्र झूठी साक्ष्य देने के अपराध का दोषी पाया गया तथा 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलार्थी का तर्क था कि उसे राष्ट्रपति द्वारा जारी की गए उक्त आदेश की जानकारी 2 दिसंबर 2000 के पूर्व तक नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि अभियुक्त ने जानबूझकर यह गलत कथन किया था कि उसे राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर आनंद की आयु संबंधी प्रकरण को समाप्त कर दिए जाने की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 191 के अंतर्गत शपथ पर मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी था। अतः इस धारा कौन सी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड के लिए दंडित किया जाना उचित था। कौन सी है दंड की धारा? 229 बीएनएस की आईपीसी की धारा 193। मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के संदर्भ में भारतीय विधि और आंग्लेय विधि में थोड़ा अंतर है। आंग्लेय मतलब इंग्लिश विधि। इंग्लिश विधि में मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध को परजुरी कहा गया है। इंग्लिश विधि के अनुसार किसी भी शपथ पूर्वक किए गए कथन को मिथ्या साक्ष्य देना तभी माना जाएगा नंबर 1 किसी न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत किया गया हो, नंबर 2 उचित न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष किया गया हो, नंबर 3 कथन उस मामले या प्रश्न के संबंध में महत्वपूर्ण हो जिसमें वह किया गया हो, नंबर 4 कथन मिथ्या हो, नंबर 5 मिथ्या होने या सत्य न होने के विश्वास से किया गया हो। आंग्ल विधि के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध को 2 साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है, परंतु भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इस संबंध में कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। तो साथियों, हमने आपको मिथ्या साक्ष्य के बारे में बताया और मिथ्या साक्ष्य के कुछ उदाहरण भी दिए, कुछ निर्णय भी दिए बताए आपको। अब हम कुछ उदाहरण बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिथ्या साक्ष्य देने के लिए पहला उदाहरण है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एक न्याय संगत दावे के समर्थन में एक न्याय संगत दावे के समर्थन में जो क्या कर रहा है, जेड के विरुद्ध बी के 1000 रुपए के लिए है। विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है कि उसने जेड को बी के दावे का न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। ए ने मिथ्या साक्ष्य दिया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि ए एक न्याय संगत दावे के समर्थन में कहता है जो या के विरुद्ध है। या के विरुद्ध एक दावा प्रस्तुत किया गया है कि बी के 1000 रुपए लिए हैं। किसने? देखिए, या के विरुद्ध एक दावा प्रस्तुत किया गया है कि या ने बी के 1000 रुपए लिए। विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है कि उसने या को, या मतलब जेड को बी के दावे का न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। ए ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। दूसरा क्या कह रहा है? ए सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा
आबद्ध होते हुए कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह जेड का हस्तलेख है, जबकि वह उसके जेड का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता है। यहाँ ए का कथन करता है कि जिसका मिथ्या होना वह जानता है, इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है। साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ए सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है कि कोई हस्ताक्षर के संबंध में बताता है कि वह जेड का हस्तलेख है, जबकि वह उसके जेड का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करते, जबकि उसको पता है कि ये जेड का नहीं है, फिर भी करता है तो दंडित किया जाएगा। नंबर तीसरा, जेड के हस्तलेख के साधारण स्वरूप को जानते हुए ए यह कथन करता है कि अमुक हस्ताक्षर के संबंध में उसका यह विश्वास है कि वह जेड का हस्तलेख नहीं है, का ए उसके ऐसा होने का विश्वास पूर्वक करता है। अब यहां पर उल्टा हो गया, ए को पता है कि ये जेड का है, फिर भी वह क्या कर रहा है, बोल रहा है कि उसका नहीं है। तो इस प्रकार के साथियों, हमने एक उदाहरण भी दिया कि जन्म तिथि के संबंध में मुख्य न्यायाधीश के जन्म तिथि के संबंध में भी बात प्रस्तुत किया गया था, उसमें भी न्यायालय ने निर्णय दिया। तो इस प्रकार से जो कोई न्यायालय में शपथ पूर्वक कथन करता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, उसको दंडित किया जाएगा।